विज्ञप्ति पीसीएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस के लिए वर्ल्ड मैपिंग पढ़ रहे थे। वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत यूरोप पढ़ रहे थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी सही चल रही होगी और लगातार पढ़ते रहें, मैप का रिवीजन करते रहें। जब भी मैप पढ़ें तो आप एटलस का प्रयोग जरूर करें। मैं बार बार जब भी क्लास लेता हूं तो आपसे ये बोलता हूं एटलस को साथ में ज़रूर रखें ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती रहें। पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो हम लोग जलसंधियों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लासों में हम लोग नदियों को समाप्त कर लिया था। जितनी भी सारी नदियाँ थी यूरोप की उनको समाप्त कर लिया था और जो जो इम्पोर्टेंट प्लेस थे वहाँ पे उनके भी बारे में चर्चा कर ली थी। बार बार क्लासों का रिवीजन करते रहें, नहीं तो आप भूल जाएंगे। और ये क्लासें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा यूके के बारे में देखेंगे, उसके बाद यूरोप के महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पे अवस्थित है। यूके आप जानते होंगे पूरी दुनिया पे उसने कभी ना कभी राज्य किया था। तो आज हम लोग यूके के बारे में जानेंगे कि इसको कहाँ बोलते हैं। ये यूनाइटेड किंगडम है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और प्लस वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। जो ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, फिर विश्व में स्थित ग्रेट ब्रिटेन के समस्त द्वीप जैसे शेटलैंड, आर्कन द्वीप, जो भी द्वीप है ना, इनको सम्मिलित रूप से यूके के नाम से जाना जाता है। क्या? यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स को मिलाकर हम लोग ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं, तो इंग्लैंड में उसमें मिलाया जाता है, फिर स्कॉटलैंड प्लस वेल्स, फिर ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड प्लस विश्व में स्थित ग्रेट ब्रिटेन के समस्त द्वीप को सम्मिलित रूप से यूके के नाम से जाना जाता है। तो ये शब्दावली आपको याद रखना है कि यूके में कौन कौन शामिल होता है और ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन शामिल होता है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? टेम्स। आप टेम्स नदी के बारे में वैसे जब मॉडर्न इंडिया पढ़ाई जाती है तो टेम्स नदी के बारे में पढ़ाया भी जाता है। जब हम लोग वहाँ की आर्थिक नीतियों के बारे में पढ़ते हैं कि जो भी गंगा के आसपास का क्षेत्र था, जो यहाँ से सोख कर टेम्स नदी के किनारे चला गया, तो ये जो अंग्रेज़ थे ना, तो हमारे यहाँ की जो भी चीज़ें थी तो अपने यहाँ लेके चले गए थे। तो वहाँ पे भी आप लोग टेम्स नदी के बारे में सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। आपसे डाट पूछ लिया जाएगा टेम्स नदी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम में, जिसका निकास उत्तरी सागर में है। कहाँ है? उत्तरी सागर। इस नदी के मुहाने पर यूके की राजधानी लंदन अवस्थित है। कि लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है? टेम्स नदी के किनारे। तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ये है लंदन। कौन सा है? लंदन। ये ऐसे बहती है टेम्स नदी, जिसका निकास कहाँ है? नॉर्थ सी में है। कहाँ है? नॉर्थ सी में है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि टेम्स नदी का निकास कहाँ है, तो आपको बताना है नॉर्थ सी में है। तो टेम्स नदी पे कौन सा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन अवस्थित है। ये आपको शब्दावली याद रखना है। यही लंदन में आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम में, ये है लिवरपूल। क्या है? लिवरपूल है। और यहीं पे मैनचेस्टर है। क्या है? मैनचेस्टर। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है? मैनचेस्टर। लिवरपूल, मैनचेस्टर और लंकाशायर, ये तीनों सूती वस्त्र के उद्योग के लिए फेमस। तो आप देखेंगे लिवरपूल, मैनचेस्टर और लंकाशायर, ये तीनों जो है यूके में सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। तो ये तीनों चीज़ें आपसे पूछ ली जाती है। आपसे डाट कभी कभी शब्दावली पूछ लिया जाता है कि लिवरपूल कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए यूके में है। लिवरपूल, मैनचेस्टर और लंकाशायर, ये तीनों जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए यूके के सबसे प्रसिद्ध स्थान हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो ग्लासगो है। ग्लासगो की अवस्थिति यहाँ पे है। आप ग्लासगो सम्मेलन भी पढ़े होंगे, जो कोप पढ़ाया जाता है पर्यावरण सम्मेलन के, तो ग्लासगो सम्मेलन आपने उसमें पढ़ा होगा। तो ग्लासगो कहाँ है? सबसे पहले यह पता होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम में है। कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम। फिर लंदन है। लंदन को अभी मैंने बताया था यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है, जो टेम्स नदी पे अवस्थित है। फिर उसके बाद दुर्रम। क्या है? दुर्रम। ये तीनों जो है जलपोत निर्माण के लिए फेमस है। ये शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। आप एटलस को रखें और बार बार उस पर मार्क करते रहें जो मैंने बताया है। अभी सूती वस्त्र उद्योग के लिए बताया था लंकाशायर, मैनचेस्टर और लिवरपूल, तो ये तीनों जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है। और ग्लासगो, दुर्रम और लंदन, ये जो है जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा ग्लासगो, साइड में आप लिख दिया जाएगा कि
ये जो है जलपोत निर्माण के लिए या सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो डायरेक्ट याद रखना, ग्लासगो, दुर्रम और लंदन तीनों जो है जलपोत निर्माण के लिए फेमस है, और लंकाशायर, मैनचेस्टर और लिवरपूल जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा रखा है नीचे, आप PDF में पढ़ेंगे तो आपको सब दिख जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये बर्मिंघम है। क्या है? बर्मिंघम। ये UK का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। इधर काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। किस? काला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जैसे आप रूर नदी बेसिन देख रहे थे ना कि वो भी जो है कोयले के भंडार के लिए फेमस थी, वैसे यूनाइटेड किंगडम का ये बर्मिंघम, क्या है? बर्मिंघम। ये किसके लिए फेमस है? ये जो है कोयला भंडार की दृष्टि से बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जिसे काला प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। आप देखेंगे हमने सारा लिख दिया। जैसे लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल काहे के लिए फेमस है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। लंदन, ग्लासगो, दुर्रम काहे के लिए फेमस है? जलपोत निर्माण के लिए। बर्मिंघम काहे के लिए फेमस है? कोयला भंडार के लिए फेमस है। तो ये मैंने अभी आपको मैप पे भी दिखा दिया ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। मैप पे बस मार्क कर लें ताकि जब पढ़ेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको याद होती चली जाएंगे। फिर यही डांडी, जब स्कॉटलैंड में देखेंगे, यह विश्व का पहला पटसन उद्योग स्थापित हुआ। जो डांडी है यहाँ पे विश्व का पहला जो है पटसन उद्योग स्थापित हुआ। आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि विश्व का पहला पटसन उद्योग कहाँ स्थापित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए डांडी स्कॉटलैंड में स्थापित हुआ। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखेंगे, क्योंकि मैं एक बार इसको पढ़ा भी चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। फिनलैंड को द लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो आपको बताया था कि फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले वो ग्लेशियर वहाँ पे थे, तो ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते रहे और वहाँ पे अब जो वो झीलों में तब्दील हो गए, इसीलिए फिनलैंड को हजारों झीलों का देश कहा जाता है। दूसरा मैंने ये भी आपको बताया था, नॉर्वे को मध्य रात का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये भी आपको बताया था कि वहाँ पर जो है उसकी ऐसी आकृति है ना, तो कभी कभी जो है 10 से 15 मिनट के लिए सूर्य रात को दिख जाता है, इसीलिए जो है नॉर्वे को मध्य रात का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहा जाता है। पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको शब्दावलियाँ बता दे रहा हूँ। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान, डायरेक्ट पूछ लिया जाए खेल का मैदान किसे कहा जाता है, आपको देखा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, तो आपको कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या बोलना है? स्विट्जरलैंड को जो है खेल के मैदान के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड को मध्य रात के सूर्य के द्वीप के नाम से जाना जाता है। मध्य रात के सूर्य के द्वीप को नाम से आइसलैंड को जाना, क्योंकि जब गर्मी आती है, जैसे जून उनका महीना होता है, तो जैसे सूर्य का उत्तरायण होता है ना, जब उत्तरायण होता है तो सूर्य जो है ऊपर तक उसकी रोशनी लगने लगती है। तो जो इसकी जो आइसलैंड की अवस्थिति है ना, तो यहाँ पे जो है रात को कभी कभी सूर्य की रोशनी लगती है, इसीलिए मध्य रात के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। क्योंकि आइसलैंड द्वीप है, इसीलिए जो ये भी आपको बताया था आइसलैंड द्वीप टाइप का है, इसे मध्य रात का द्वीप कहा जाता है। इसकी राजधानी मैंने बताई थी रेक्याविक। राजधानी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, जो विश्व की उत्तरतम राजधानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व की उत्तरतम राजधानी कौन सी है, तो आपको क्या बताना है? रेक्याविक है। कौन सी? रेक्याविक, जो आइसलैंड की राजधानी है, जो विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। अर्थात कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आइसलैंड को मध्य रात के सूर्य का द्वीप कहा जाता है, वही नॉर्वे को मध्य रात का सूर्य की संज्ञा दी जाती है। जब हम इटली जाएंगे, इटली में सिसिली, एटना और स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली के नेपल्स राज्य में स्थित विषुवतीय सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपको ये पूछ ली जाती है, इसीलिए मैंने लिख दिया। जो सिसिली है, सिसिली द्वीप बताया था, मसीना स्टेट जो सिसिली प्रायद्वीप को मेन इटली से अलग करती है। दूसरा एटना और स्ट्रोम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। वही जब नेपल्स के पास जाएंगे इटली में, तो वहाँ पे विषुवतीय जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो आपको ये ज्वालामुखी सारी याद रखनी है। तो आपको फिनलैंड के बारे में देखा, नॉर्वे के बारे में, स्विट्जरलैंड के बारे में बता दिया, आइसलैंड के बारे में दिखा दिया, इटली के बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। तो सिसिली, एटना, स्ट्रोम्बोली ये जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वही विषुवतीय जो है सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो यही मुख्य तथ्य आपको ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने एक जगह पे लिख दिया ताकि ये तथ्य आपको याद रहे। जब भी आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको रिकॉल होती चली जाएंगी। अब हम लोग यूरोप के इम्पॉर्टेंट पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला है, जो ना स्कैंडिनेवियाई पेनिनसुला है, जो नॉर्वे स्वीडन की सीमा पर जाएंगे, तो ये कौन सी है? कैजुअल माउंटेन। कौन सी? कैजुअल माउंटेन। तो जो कैजुअल माउंटेन है ना, यहाँ पे मैग्नेटाइट किस्म के लोहे भंडार के लिए ये उत्तर पश्चिम यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यहाँ पे कैजुअल माउंटेन है ना, यहाँ पे जो है मैग्नेटाइट किस्म के लोहे के भंडार पाए जाते हैं। इसीलिए स्वीडन के किरुना और गैलीवारी, कौन से?
जो किरुना है और गैलीवरे जो है ये लॉ-एस के खनन के क्षेत्र हैं। कहाँ पे है ये? स्वीडन में है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, किरुना और गैलीवारी लॉ-एस खनन के क्षेत्र हैं या किरुना और गैलीवारी कोयले के भंडार के क्षेत्र हैं, किरुना और गैलीवारी किसी, यही चीज़ें आपसे पूछ ली जाएंगी क्योंकि यूपीएससी में भी स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन दे देता है। यूपी पीसीएस में भी अब देने लगा है स्टेटमेंट वाले को। इस बार देखा था यूपीएससी के पेपर में बहुत से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा किरुना और गैलीवारी किस लिए फेमस है, तो आपको पता है लॉ-एस के लिए। वहीं पे लॉ-एस दे देगा, चांदी दे देगा आपको, या कोयला दे देगा, या कुछ भी पेट्रोलियम दे देगा, तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि लॉ-एस के खनन के क्षेत्र हैं किरुना और गैलीवारी। ये कहाँ पे? ये स्वीडन में है। कहाँ पे अवस्थित है? एक तरीके से ये जो कैजुअल माउंटेन है ये लॉ-एस के लिए किस टाइप मैग्नेटाइट किस्म के लॉ-एस के लिए फेमस है। तो आपको ये स्कैंडिनेविया पेनिनसुला में चीज़ें याद रखनी है। भाई इतना आसान नहीं है याद रखना, इसीलिए आप ध्यान से गौर से पढ़ते रहें, बार बार मार्क करते रहें। जब आप 2 से 3 बार क्लास को रिवीजन करेंगे, बार बार नोट्स का रिवीजन करेंगे, तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे पिरेनीज पर्वतमाला। कौन सी है? पिरेनीज पर्वतमाला कहाँ पे है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, इसकी सीमा पर है कौन सी? पिरेनीज पर्वतमाला। तो आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा पिरेनीज पर्वतमाला कहाँ पे है, तो आपको याद रखना फ्रांस और स्पेन की ये सीमा बनाती है। यहीं पे आप देखेंगे ये अंडोरा देश है। कौन सा? अंडोरा, जो एक स्थलबद्ध देश है। तो आपसे पूछ लेगा अंडोरा देश कहाँ पे है, तो आपको याद रखना फ्रांस और स्पेन की सीमा पर अंडोरा देश, और पिरेनीज जो पर्वत श्रेणी है ना वहीं पे है। तो ये एक स्थलबद्ध देश है। बस इतना ही जानना है पिरेनीज पर्वतमाला के बारे में। इसके बाद जो हम लोग ये बिस्के की खाड़ी है ना, तो यहीं पे जो है कौन सा पर्वत है? कैंटाब्रियन पर्वत। कैंटाब्रियन पर्वत आपको पढ़ा था एब्रो नदी का निकास है। कहाँ? एब्रो नदी यहीं से निकलती है। कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पे है? स्पेन में है, बिस्के की खाड़ी के तट पर है। बस आपको यही याद रखना है कि कैंटाब्रियन पर्वत कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है स्पेन में है और बिस्के की खाड़ी के तट पर है। यहीं पे जो है एब्रो नदी का निकास है। किसका निकास है? एब्रो नदी का निकास है। जो आइबेरियन पेनिनसुला है ना, तो ये जो स्पेन है ना, स्पेन में आपके देखेंगे 2 पर्वत श्रेणियाँ हैं। कौन सी है? सियरा मोरेना और सियरा नेवादा। जो ये देखेंगे ना यहाँ पे, ये वाली श्रेणियाँ हैं। आप अपने एटलस को खोलें तो देखेंगे ये है सियरा मोरेना और ये है सियरा नेवादा। तो ये दोनों कहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो आपको याद रखना स्पेन में। कौन? आपको स्पेन में मैंने 3 पर्वत श्रेणियाँ बताई। एक तो कैंटाब्रियन पर्वत, दूसरा ये सियरा मोरेना और सियरा नेवादा। ये जो ग्वादलक्विवर नदी बताई थी ना मैंने आपको, ग्वादलक्विवर नदी तो यहीं से निकलती है। कहाँ? सियरा नेवादा या सियरा मोरेना से ही ग्वादलक्विवर नदी निकलती है। ग्वादलक्विवर नदी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं यहाँ पे पढ़ाया था आपको सिबली है। क्या सिबली है? जो यूरोप का सबसे गर्म स्थान है, और यहीं पे कैडीज बंदरगाह है जो कार के निर्यात के लिए फेमस है। तो आपको ग्वादलक्विवर नदी मैंने डिटेल में पढ़ाई थी। तो सियरा मोरेना और सियरा नेवादा कहाँ की पर्वत श्रेणियाँ हैं? ये दोनों स्पेन की पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो आपको याद रखना, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस आप मार्क करते रहें, बाकी सारा PDF में लिखा मिल जाएगा आपको। इसके बाद हम लोग आल्पस पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? आल्पस पर्वत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ है इसकी सीमा रेखा? कहाँ का है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी। जैसे इटली भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, स्विट्जरलैंड आदि, ये सीमा पर जो है आल्पस पर्वत अवस्थित है। फ्रांस में इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लेंस, BLANC, माउंट ब्लेंस जो है सबसे ऊंची चोटी है। क्या फ्रांस में जो है, ये फ्रांस है ना, इसकी आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे अवस्थित है? पहले आप ये याद रखते हैं, फ्रांस में अवस्थित है। उसका क्या नाम है? माउंट ब्लेंस। क्या नाम है? माउंट ब्लेंस। आल्पस पर्वत और जूरा पर्वत के मध्य में कौन सा पठार है? स्विस पठार। तो आपको याद रखना है स्विस पठार किसके मध्य में है? आल्पस पर्वत और जूरा पर्वत। जूरा पर्वत की अवस्थिति क्या? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत अवस्थित। ये फ्रांस है ना, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जो है जूरा पर्वत अवस्थित है। यहीं पे जो है स्विस पठार का विकास हुआ है। तो आल्पस पर्वत से आपको हमने देखा था कि राइन नदी का निकास आल्पस पर्वत से है, पो नदी का निकास आल्पस पर्वत से है। तो आल्पस पर्वत मेनली जो है स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। फिर ये बाउंड्री इसकी फ्रांस में भी है, ऑस्ट्रिया में भी, इटली और जर्मनी में भी इसकी बाउंड्री है। तो आपको याद रखना चाहिए कि आल्पस पर्वत कहाँ किस किस देशों में अवस्थित है। तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ पे इसकी अवस्थिति है। तो यहाँ पे कौन सी 2 नदियाँ निकलती हैं? नंबर 1 राइन नदी और पो नदी का निकास भी आल्पस पर्वत से ही माना जाता है। और जूरा पर्वत की अवस्थिति कहाँ पे है? तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर जो है जूरा पर्वत अवस्थित है। बस इतना ही आपको।
तो अब ये देखो मैंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी में अल्प्स पर्वत है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। स्विस पठार है। फिर अल्प्स पर्वत जो है राइन रूद और इसके निकास है। तो फ्रांस में इसे माउंट वेलनेस सबसे ऊंची चोटी है। आइबेरियन पेनिनसुला अभी मैंने बताया था आपको, जो स्पेन में सियरा मोरेना, सियरा निवादा, ग्वादर बोर्डोक्यूवर नदी का निकास है। बिस्के की खाड़ी तट पर भी मैंने बोला था स्पेन में कौन सा कैंटरवीन पर्वत श्रेणी है। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनेज पर्वत बोला था, जो जिसके क्षेत्र में अंडोरा देश अवस्थित है, जो एक स्थल अवरुद्ध देश है। किरुना ओगेली वारी के बारे में बताया था मैंने कि ये जो है लॉयस के केंद्र है। ये आपसे पूछ लिया जाता है कि किरुना ओगेली वारी किस लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए लॉयस खनन के क्षेत्र हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए और मैप में आप बार बार मार्क करते रहें ताकि चीज़ें सब आपको रट जाएँ बिल्कुल। जब हम लोग इटली जाएंगे तो देखेंगे कौन सी है एपेनाइन श्रेणी। कौन सी एपेनाइन पर्वत श्रेणी, तो आपसे पूछ लिया जाएगा एपेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो आपको बताना है कहाँ पे, इटली में। ये एपेनाइन श्रेणी, ये टिरेनियन सागर मैंने आपको बताया था। कौन सा सागर, टिरेनियन सागर बताया था। ये जो है एड्रियाटिक सागर है, ये अलग, टिरेनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से अलग करती है। एपेनाइन पर्वत से ही मैंने बताया था कौन सी, टाइबर नदी निकलती है। कौन सी नदी, टाइबर नदी निकलती है, जिसका निकास कहाँ है, टिरेनियन सागर में है। इसी नदी पे हमने बताया था कि रोम अवस्थित है। कौन सी, इटली की राजधानी रोम अवस्थित है। तो यहीं पे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी भी टाइबर नदी पे ही अवस्थित है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो एपेनाइन पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है इटली में है। कहाँ पे, इटली में है। यहीं पे जब ये आप जाएंगे ना, यहाँ पे नेपल्स है। यहीं पे नेपल्स के पास जो है माउंट वेसुवियस है। अभी आपको बताया था मैंने जब इटली के बारे में बता रहा था कौन कौन सी यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत है। तो माउंट वेसुवियस कहाँ पे है, नेपल्स में। तो नेपल्स यहाँ पे है। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो नेपल्स की क्रांति भी पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से और समझ में आएंगी चीज़ें। तो एपेनाइन पर्वत आपको याद रखना है कहाँ पे, इटली में है। तो ये जो है एड्रियाटिक सागर को टिरेनियन सागर से अलग करती है, तथा यहीं से जो है टाइबर नदी निकलती है। जो टाइबर नदी पर इटली की राजधानी रोम तथा विश्व का सबसे छोटा शहर, विश्व का सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी अवस्थित है। तो यह आपको याद रखना है। इसके बाद हमने आपको बाल्कन प्रायद्वीप पढ़ाया था, बताया था कि बाल्कन प्रायद्वीप में कितने देश हैं, कितने 11 देशों के बारे में चर्चा की थी। जब हम लोग एड्रियाटिक सागर के तट पर देखते हैं तो दिनारी अल्प्स, ये जो एड्रियाटिक सागर है ये दिनारी अल्प्स है। तो आपको ये याद रखना है कि दिनारी अल्प्स जो है किस में आता है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है अल्प्स प्रायद्वीप में आता है, बाल्कन प्रायद्वीप में आता है और एड्रियाटिक सागर पर इसकी अवस्थिति है। ठीक है। जब ग्रीस में हम लोग देखते हैं ना तो पिंडस पर्वत, कौन सा, पिंडस पर्वत, तो ये ग्रीस है ना, ग्रीस के क्षेत्र में किसका, पिंडस पर्वत की अवस्थिति। तो इस पे लिखा नहीं है, आपको यहाँ पे लिख लेना और नोट्स में भी लिखा है। तो पिंडस पर्वत कहाँ है, ग्रीस में है। इसका बुल्गारिया में देखेंगे तो बाल्कन प्रायद्वीप, जो बाल्कन माउंटेन है ना, तो ये कहाँ पे है, बुल्गारिया में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, बुल्गारिया में। तो आपको याद रखना है कि बुल्गारिया में जो है बाल्कन माउंटेन अवस्थित है। और पिंडस पर्वत कहाँ पे है, दिनारी अल्प्स कहाँ पे है, तो आपको एड्रियाटिक सागर के तट पर है। और पिंडस पर्वत कहाँ है, तो ये ग्रीस में है। कहाँ है, ग्रीस में। आपको दिखाते हैं, सब मैंने लिख दिया। ये देखो बाल्कन प्रायद्वीप है, एड्रियाटिक सागर के तट पर क्या है, दिनारी अल्प्स है, ग्रीस में क्या है, पिंडस पर्वत है, बुल्गारिया में क्या है, बाल्कन पर्वत है। तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा बाल्कन पर्वत की अवस्थिति कहाँ है, तो आपको याद रखना है बुल्गारिया में, ग्रीस में, पिंडस पर्वत। एड्रियाटिक सागर के तट पर पूछ लिया जाएगा तो आपको बता देना है कि दिनारी अल्प्स। जो एक कार्पेंथस पर्वतमाला है ना, तो सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो का क्षेत्र जो है ना, ये कार्पेंथियस पर्वतमाला के में आती है। इसमें सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के नाम से, ये सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप है ना, यहीं पे जो है कार्पेंथियस पर्वतमाला है। कौन सी, कार्पेंथियस, ये जो है सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो की सीमा पे अवस्थित है। तो आपको कार्पेंथियस पर्वतमाला के बारे में पता होना चाहिए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट यूराल पर्वत, यूराल नदी का निकास मैंने बोला था कि यूराल नदी कहाँ गिरती, कैस्पियन सागर में गिरती। कौन सी दो नदियाँ, यूराल और वोल्गा, दोनों नदियाँ कहाँ गिरती हैं, कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो यूराल माउंटेन जो है ये यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा बनाता है। कौन सी, यूरोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लेगा। जो यूराल पर्वत श्रृंखला है जो है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाता है यूराल पर्वत श्रृंखला। यहीं पे यूराल नदी है ना, वो भी जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर और काला सागर जब हम लोग देखते हैं, ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। ये कौन सी, काकेसस माउंटेन है। कौन सी, काकेसस माउंटेन। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में अगर आपसे पूछ लिया है कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको याद रखना काकेसस पर्वत श्रृंखला। यहीं पे यूराल पर्वत भी दे सकता है, अल्प्स पर्वत भी दे सकता है, पिंडस भी दे सकता है। तो आपको ये याद रखना कैस्पियन सी और काला सागर के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, काकेसस
पर्वत श्रृंखला है। यहाँ की काकसस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुज। कौन सी? माउंट एल्ब्रुज, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता ना होना चाहिए माउंट एल्ब्रुज, जो किस पे अवस्थित है? काकसस पर्वत पे अवस्थित है, जिसकी अवस्थिति कहाँ पे है? ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी पर काकसस पर्वतमाला की अवस्थिति है। यहीं की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रुज, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट एल्ब्रुज यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, किस पे अवस्थित है? काकसस पर्वतमाला पर अवस्थित है। तो आप लोग अपने एटलस पे इसको मार्क कर लें कि काकसस पर्वतमाला कहाँ पे है। यूराल माउंटेन जो है, यह जो यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाता है, यहीं से निकलती यूराल नदी, ये भी यूरोप और एशिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। कहाँ पे गिरती है? ये जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा और यूराल नदियों का निकास कहाँ पे है? कैस्पियन सागर में। ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इस समय यूक्रेन और रसिया युद्ध चल रहे हैं ना, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चन उठा दिया जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत कर देंगे, इसीलिए आप अच्छे से इसको याद रखें। तो हमने लिख दिया ये यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा पर यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और काला सागर अवस्थित है। इसके मध्य में काकसस पर्वत है, जो जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुज है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको लिखने की कहीं पे भी जरूरत नहीं, जहाँ पे लिखना होगा वहाँ पे मैं बता दूंगा, यहाँ पे आप लिख लें। बाकी आपको लिखे लिखाए नोट्स में हम लोगों ने प्रोवाइड करा दिए हैं। हमने खुद अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, ताकि जब भी आप पढ़ेंगे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, कहाँ से लाएगा? तो इसीलिए हम लोगों ने सारी चीज़ें आपको नोट्स में दे दिए और बहुत अच्छे से समझा भी दिया है, ताकि आप मार्क करते हुए अच्छे से पढ़ते रहें। थोड़ा हम लोग यूक्रेन की आसपास की कंट्रियों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये यूपीएससी सन 2023 में पेपर में आया था, यूक्रेन की आसपास की कंट्रियों के बारे में पूछा गया था, कौन कौन सी कंट्री यूक्रेन की सीमा बनाती हैं। और शायद यूपीपीसी उसमें इस बार पूछ ले, क्योंकि चल ही रहा है बार बार डिस्प्यूट, ईरान का चल रहा है, इजराइल का चल रहा है, तो यहाँ से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। जब मैं एशिया पढ़ाऊंगा तो इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि ईरान के आसपास के देश कौन से, इजराइल के आसपास के देश कौन से हैं, इजराइल कहाँ पे कहाँ पे अवस्थित है, ईरान की कहाँ पे अवस्थिति है। तो ये सब चीज़ें जो डिस्प्यूट में रहता है वो चीज़ें यूपीएससी जरूर पूछता है। तो यूक्रेन बहुत ज़्यादा चर्चा में था, यूक्रेन से क्वेश्चन पूछ लिया गया। इस बार शायद इजराइल और उससे पूछ लिया जाए। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे यूपीएससी पूछता है, वैसे यूपीपीसीएस भी पूछता है, वही क्वेश्चन कभी कभी सेम रिपीट कर देता है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि यूक्रेन के आसपास की कंट्री है कौन कौन सी। तो 7 देशों से यूक्रेन जो है अपनी प्राकृतिक सीमा बनाता है। तो सबसे पहले क्या है? रूस है, फिर बेलारूस है, फिर पोलैंड है, फिर स्लोवाकिया है, फिर हंगरी है, फिर रोमानिया है, फिर माल्डोवा है। तो आपको शॉर्टकट में याद रखना है SRHBMRP। एस मतलब स्लोवाकिया, आर मतलब रोमानिया, एच मतलब हंगरी, बी मतलब बुल्गारिया, एम मतलब माल्डोवा, आर मतलब रसिया, पी मतलब पोलैंड। तो SRHBMRP ये कोडिंग आपको याद रखना है। आप अपनी अगर अलग बना सके तो अच्छे से बना लें। मैंने आपको शॉर्टकट में याद रखने को SRHBMRP याद रखें। एस मतलब स्लोवाकिया, आर मतलब रोमानिया, एच मतलब हंगरी, बी मतलब बुल्गारिया, एम मतलब माल्डोवा, आर मतलब रसिया, पी मतलब पोलैंड। तो आपको ये 7 कंट्री याद रखनी है, ये यूक्रेन के आसपास के देश हैं। SRHBMRP 4-5 बार पढ़ेंगे, आपको चीज़ें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, तो हो सकता है यूपीपीसीएस भी इस बार पूछ ले कि यूक्रेन के आसपास की कंट्रियाँ कितनी हैं और कौन कौन सी कंट्रियाँ हैं। तो आपको SRHBMRP याद ही रखना है। आप जो है इसको अपने कॉपी में लिख लें, शायद उसमें लिखा नहीं मिलेगा। तो SRHBMRP याद रखें। SRH मतलब स्लोवाकिया, आर मतलब रोमानिया, एच मतलब हंगरी, बी मतलब बुल्गारिया, एम मतलब माल्डोवा, आर मतलब रसिया, पी मतलब पोलैंड। कौन सा? पोलैंड। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग ब्लैक सी के आसपास की कंट्रियों को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है कि ब्लैक सी के आसपास कौन सी कंट्रियाँ हैं। तो आपको सबसे पहले तो रसिया याद रखना है। कौन सी? रसिया। फिर यूक्रेन को याद रखना है, फिर रोमानिया को याद रखना है, फिर बुल्गारिया को याद रखना है, फिर तुर्की को याद रखना है, फिर यहीं पे है जॉर्जिया। कौन सा? जॉर्जिया देश है, तो जॉर्जिया को याद रखना है। तो ब्लैक सी से 6 कंट्री सीमा बनाते हैं, रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तुर्की और जॉर्जिया। तो आपको माल्डोवा यहाँ पे दे देगा कंफ्यूज करने के लिए कि माल्डोवा की सीमा ब्लैक सी से मिलती है। तो आपको माल्डोवा जो है स्थल अवरुद्ध देश है। कौन सा?
स्थल अवरुद्ध देश है। यहाँ की अगर हमने आपको नदी भी बताई थी, कौन सी नदी फेमस है, कौन सी, निस्टर। तो मालडोवा में कौन सी नदी है, निस्टर। तो मालडोवा जो देश है ये जो है ब्लैक सी से सीमा नहीं बनाता, ये एक स्थल अवरुद्ध देश है जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में अवस्थित है। तो ब्लैक सी से 6 देश ओनली सीमा बनाते हैं। नंबर 1 रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा रोमानिया, चौथा बुल्गारिया, पांचवा तुर्की और छठा यहाँ पे जो है दिख नहीं रहा, मैम में आप देखेंगे हाईलाइट करेंगे तो आपको दिखेगा जॉर्जिया। तो आप ये 6 देश याद रखना कि ब्लैक सी से कौन से ये 6 देश सीमा बनाते हैं। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, द बर्जर। बर्गर खाते हैं आपको लोग, द बर्जर याद रखना है। दी मतलब तुर्की याद रखो यहाँ से, बी मतलब बुल्गारिया याद रख लो, यू मतलब यूक्रेन याद रखो, आर मतलब रोमानिया को याद कर लो, और जी मतलब जॉर्जिया को याद रख लो, और ये आर मतलब रसिया को याद रखो। ता मतलब तुर्की, बी मतलब बुल्गारिया, यू मतलब यूक्रेन, आर मतलब रोमानिया, जी मतलब जॉर्जिया, आर मतलब रसिया। तो द बर्जर ये 6 देश हैं जो ब्लैक सी की सीमा बनाते हैं। ये मालडोवा देश है जो ब्लैक सी की सीमा नहीं बनाते हैं। यूक्रेन के आसपास के देशों को मैंने बताया था SRHB MRP, SRHB MRP याद रखो। और ब्लैक सी के आसपास के देखो द बर्जर ट्रिक, ये दोनों ट्रिक आप याद रखें। यूक्रेन जो पूरा यूरोप है अब समाप्त हो गया है, इसके आगे कुछ नहीं है। जो भी मैंने चीज़ें थी सारी बता दी, आपको दिखा भी दे रहे हैं यूरोप कौन कौन सी मेन वो थी, फिर सारी कौन कौन सी जल संधियाँ मेन थी। उसके बाद मैंने नदियों के बारे में पूरा पढ़ लिया, डिटेल में पढ़ लिया, कौन सी नदी कहाँ पे अवस्थित है, किस पे कौन सा किस पे कौन सी जगह कहाँ पे अवस्थित है, क्या कहाँ पे फेमस है। तो हर चीज़ मैंने नदियों के बारे में आपको बाकायदा डिटेल में पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको बता दिया, फिर कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो भी चर्चा में कर दिया। उसके बाद यूरोप के जितने भी पर्वत थे उसके बारे में चर्चा कर दिया, कौन से पर्वत कहाँ पे थे, सारा सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यूक्रेन के बारे में आपको बता दिया, द ब्लैक सी के बारे में बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना यूक्रेन के आसपास की कंट्री कौन सी है, ब्लैक सी के आसपास की कंट्री का यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है यूपीपीसीएस भी दोहरा दे। नहीं भी अगर पूछ रहा है तो आपको याद रखना है, दोनों ट्रिक याद रखना, SRHB MRP द बर्जर। इसमें SRHB MRP लगाना, इसमें द बर्जर लगाना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। बस एक बात हमारी याद रखें, जब भी क्लास करें आप एटलस को जरूर रखें, एटलस के बिना चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। अगली क्लास हम लोग अफ्रीका पे लेंगे, अफ्रीका के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लगभग में 3 से 4 क्लासें अफ्रीका में ऐसे ही आधा घंटे की आएंगी। उसके बाद पूरा अफ्रीका आपको क्लियर हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अफ्रीका के बाद हम लोग अमेरिका देखेंगे, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एशिया को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। एशिया से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं तो एशिया को और डिटेल में धीरे धीरे हर चीज़ पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हम लोग इंडिया पे आएंगे। जब तक पेपर आएगा उसके 1 महीना पहले ही आपका जो मैपिंग का पोर्शन है सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर लेट होता दिखेगा तो हम लोग जो सितंबर में आएंगे तो रोज़ क्लास चालू कर देंगे। अभी अल्टरनेट आपकी क्लास आ रही है, उसका हो सकता है कि 1 सितंबर से रोज़ क्लास चालू कर दें, ताकि 15 सितंबर तक आपका सिलेबस पूरा ज्योग्राफी का जो भी चीज़ें हैं जो सी आने वाली हैं सारी क्लियर हो जाए। इससे बाहर आएगा नहीं, बस आप विश्वास बनाए रखें संस्थान पे। संस्थान जो भी प्रोवाइड कराएगी बहुत ही अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएगी। संस्थान हमारी जरूर छोटी है, अभी यूट्यूब पे हमारे तो सब्सक्राइबर नहीं है, फिर भी जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वो लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, अच्छे से कमेंट देते हैं, जो भी चीज़ें नहीं आती बार बार पूछते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो लोग मैसेज करते हैं। तो आप लोग जो भी लोग पढ़ रहे हैं टेलीग्राम को बार बार देखते रहें कि उस पर कौन सी चीज़ कब अपडेट की जा रही है। बाकायदा एक हमारे पॉलिटी सीरीज भी चलाई जा रही है, उसके साथ जो है PYQ भी पॉलिटी का चलाया जा रहा है। तो आप वो भी क्लास करते रहें ताकि कोई भी चीज़ जब भी आप जाएं तो आप अच्छे से हो जाए। आपको UPPCS इस बार क्लियर करना है, अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको 101% आपका UPPCS क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।